अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबर रहमान और फार्म डी का एक और लेक्चर है ये जो कि फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पे है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल पढ़ेंगे और कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको कार्डियक मसल के थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ। कार्डियक मसल इज इनवॉलंटरी स्ट्राइएटेड एंड सेल्फ स्टिमुलेटिंग टाइप ऑफ मसल। ठीक है, इनवॉलंटरी का क्या मतलब होगा कि वो जो कार्डियक मसल है वो हमारी विल पावर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कि वो इनवॉलंटरी है, नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। जिस तरह कार्डियक मसल आपको पता है जो हार्ट है वो बीट करता है चाहे हम सो भी रहे हों, चाहे हम कॉन्शियसनेस में ना भी हों। स्ट्राइएशन होती है उसके अंदर और सेल्फ स्टिमुलेटिंग होता है, खुद ही स्टिमुलेट करता है। डजंट फटीग मतलब वो कार्डियक मसल जो है वो थकता नहीं है। सिंपल वर्ड में जिस तरह स्केलेटन मसल जो है वो थक जाते हैं हमारे कुछ वर्क करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद। डजंट फटीग, ये मैं जो कार्डियक मसल की लास्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा तो इसकी वजह ही बताऊंगा क्यों इस तरह होता है। ये जो भी टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 90 है, पेज नंबर 525 ऑफ जेपी मेडिकल फिजियोलॉजी। ठीक है, सबसे जो इंट्रो में अगर मैं बताऊं तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं: एक्साइटेबिलिटी, रिथमिसिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और यूजली 20 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। और अगर ये आ जाए तो ये काफ़ी लेंथी होता है क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ के जो फीचर्स हैं वो कवर भी करने होते हैं और इनकी सब डिवीजन्स भी हैं, तो वो भी कवर करने होते हैं। मैं आज के लेक्चर में आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये मैंने फर्स्ट में डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ टिश्यू, लिविंग टिश्यू, टू गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। एक्साइटेबिलिटी जो है वो एक एबिलिटी है लिविंग टिश्यू की, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, टू गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना एक्साइटेबिलिटी कहलाता है उस टिश्यू की। इन केस ऑफ कार्डियक मसल में ये एक्साइटेबिलिटी कैसे होती है, कैसे रिस्पॉन्स दिया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब जो एक्साइटेबिलिटी का अम्ब्रेला है ना, उसके अंदर सारा जो टॉपिक कवर होगा वो एक्शन पोटेंशियल का होगा। ठीक है, अब हमने एक्शन पोटेंशियल को देखना है वो क्या होता है इन केस ऑफ कार्डियक मसल। एक्शन पोटेंशियल ऑफ मायोकार्डियम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो मायोकार्डियम हार्ट के मसल्स को कहते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल को। तो एक्शन पोटेंशियल में 2 चीज़ें होती हैं, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल से जो बात पता चलती है वो ये है कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, एक गाड़ी है वो अभी स्टॉप है, वो अभी रोड पे रुकी हुई है, तो वो अभी अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। अब उसने जाना है 10 किलोमीटर तक। जब वो 10 किलोमीटर पहुंच जाएगी, ठीक है, जीरो से जो 10 किलोमीटर जाएगी उसके दरमियान जो उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हम कहेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यही चीज़ कार्डियक मसल में होता है। जब कार्डियक मसल रेस्ट में होता है तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -85 टू -95 मिली वॉल्ट्स नॉर्मल है। ठीक है ना, और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब वो अपनी पीक पर पहुंच जाता है, एक्टिव होता है कार्डियक मसल। और एक्टिव होने का मतलब कार्डियक मसल में सिंपली है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, या आगे मैं इसकी स्पेसिफिक टर्म भी बताऊंगा कि हम क्या यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, क्या स्पेसिफिक टर्म है। तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल +20 मिली वॉल्ट्स, -85 से लेकर +20 मिली वॉल्ट्स तक जाता है कार्डियक मसल का एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल को जब भी हमने एक्सप्लेन करना होगा पेपर्स में तो हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो फेजेस हैं वो 4 किस्म के हैं कार्डियक मसल में। ठीक है, एक है इनिशियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जहाँ जहाँ वर्ड आएगा रीपोलराइजेशन का उसका मतलब रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, इनिशियल डीपोलराइजेशन सिंपल इनिशियल कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, इनिशियल रीपोलराइजेशन सिंपल इनिशियल रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। एक फेज आएगा जो थर्ड फेज है वो है प्लेट्यू। ठीक है, जो है फाइनल डीपोलराइजेशन। और एक है लास्ट फेज जिसका नाम है फाइनल रीपोलराइजेशन, सिंपल वर्डिंग में फाइनल रिलैक्सेशन। और फाइनल रिलैक्सेशन के बाद कार्डियक मसल जो है वो अपना सारा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूरा करके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। सिंपल। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाना है जो है एम्पलीट्यूड, जिसको मैंने मिली वॉल्ट से शो किया हुआ है, और यहाँ पर सेकंड्स है। ठीक है ना, यूजुअली मिली सेकंड्स में हम कवर करते हैं लेकिन यहाँ मैंने सेकंड्स लिखे हुए। ठीक है, तो ग्राफ को हम कुछ ऐसे शो करेंगे, जो इसका इनिशियल पॉइंट है ये टच हो रहा है -85 मिली वॉल्ट से, ये आप देख रहे हैं ना। और मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल इज -85 टू -95 मिली वॉल्ट्स। तो यहाँ से हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यहाँ तक। अब क्या हुआ, स्टिमुलस आया। अब एक्साइटेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, स्टिमुलस का क्या मतलब है? टू गिव रिस्पॉन्स। कार्डियक मसल ने जो है रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया यहाँ से, ये जो पीक तक गया जो है +20 मिली वॉल्ट्स। ये अब ये जो पीक वैल्यू है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा मैंने क्या आपको बताया था एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसको एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कार्डियक मसल एक्टिवेट हो गया तो इसको पहले पॉइंट को कहेंगे इनिशियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये ग्राफ में एक नॉच है वो थोड़ी सी नीचे जा रही है, मतलब कि +20 से नीचे हो गया 0 तक। ठीक है, तो इस नॉच को जो डिक्रीज कर रही है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिक्रीज कर रही है, नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, तो इसको हम कहेंगे इनिशियल रिपोलराइजेशन। पहला था कंट्रैक्शन इनिशियल, दूसरा इनिशियल रिलैक्सेशन, थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी, फिर है फाइनल
फाइनल डीपोलराइजेशन, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया प्लेट्यू। प्लेट्यू को क्यों इसको प्लेट्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लेट्यू का मतलब स्टेबल स्टेट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्टेबल कर्व शो कर रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, स्टेबल कर्व शो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्डिक मसल में। स्केलेटन मसल में भी होता है, लेकिन स्केलेटन मसल में ये कर्व कम होता है, कार्डिक मसल में कर्व ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था प्लेट्यू। अब जो फोर्थ स्टेट है जिसको मैंने नाम दिया है फाइनल रिपोलराइजेशन, जिसका मतलब है फाइनल रिलैक्सेशन। कार्डिक मसल के जो वेंट्रिकल्स हैं वो फुली रिलैक्स हो जाएंगे और थोड़ी देर वेट करने के बाद अगली बीट स्टार्ट होगी। ये सब कुछ जो होता है वो 0.8 सेकंड में हो रहा होता है, मतलब कि एक बीट जनरेट 0.6 टू 0.8 सेकंड्स तक। तो आगे चलते हैं हम इनकी एक्सप्लेनेशन पे। इनिशियल, ये सारा एक्साइटेबिलिटी में आपने एक्सप्लेन करना है। इनिशियल डीपोलराइजेशन टाइम है इसका 1.5 टू 2 मिली सेकेंड्स एंड इज अबाउट प्लस 20 मिली वोल्ट, मैंने बता दिया। अब हर एक की आयोनिक बेसिस होंगी। ये होता क्यों है, एक्चुअल रीजन क्या है? तो आपको पता होगा जो कार्डिक मसल है ना, वो उसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं और गैप जंक्शंस की वजह से उसके अंदर फास्ट और स्लो आयोनिक चैनल्स होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कार्डिक मसल में गैप जंक्शंस होते हैं, ये एक रीजन है, और उनके अंदर फास्ट और स्लो मूविंग आयोनिक चैनल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अब माइनस से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, मतलब कि कोई ना कोई पॉजिटिव आयन उसके अंदर आएगा, तो रैपिड ओपनिंग ऑफ फास्ट सोडियम चैनल्स खुलेंगे, जिसकी वजह से सोडियम का इनफ्लक्स होगा और -85 से वो सीधा जंप करेगा प्लस 20 मिली वोल्ट्स तक। नेक्स्ट फेज है इनिशियल रीपोलराइजेशन। इनिशियल रीपोलराइजेशन आफ्टर, फौरन ही जो है इनिशियल डीपोलराइजेशन के बाद होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्डिक मसल जो होता है वो रिलैक्स करना स्टार्ट होता है रीपोलराइजेशन, और लास्ट अबाउट 2 मिली सेकेंड्स और नॉच लाइक इन द ग्राफ होता है। आयनिक बेसिस क्या है, अब जो पॉजिटिविटी है वो प्लस 20 मिली वॉट से अगर अबव हो जाएगी तो कार्डिक मसल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ट्रैकीकार्डिया की तरफ चल जाएगा और कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से उसको लेवल अप करने के लिए गैप जंक्शन है उसके अंदर पोटाशियम चैनल्स भी होते हैं। पोटाशियम चैनल्स का काम यह है कि टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बाय इनफ्लक्स ऑफ फास्ट पोटाशियम अकर्स बाय द ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स। अब क्या होगा, पोटाशियम बीइंग पॉजिटिव आयंस वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैलेंस करने के लिए वो खुद बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ताकि जो सोडियम अंदर आ रहा है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, उसकी वजह से इक्वल हो जाए और एक नॉच की तरह वो ग्राफ में हमें रीपोलराइजेशन शो होगी कि वो नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा जा रहा है। अब प्लेट्यू जो स्टेट है उसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड फाइनल डीपोलराइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी मतलब कि पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। कैसे, लास्ट जो कैसे वो आयनिक बेसिस है, ओपनिंग ऑफ स्लो कैल्शियम चैनल्स, जो स्लो कैल्शियम आयंस के चैनल खुलेंगे तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा और जो कि क्या करेगा, हल्की सी स्टेट को मेंटेन रखेगा। ये स्टेट मेंटेन होना ज़रूरी है। क्यों, जो मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ, स्केलेटल मसल्स होते हैं वो होते हैं ट्यूब लाइट की तरह, वो एक बल्ब की तरह होते हैं। बटन दबाया जल जाएगा, ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ किया तो फौरन बल्ब जो है, लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। जो कार्डिक मसल है वो एक फ़ैन की तरह होते हैं, फ़ैन का बटन दबाया तो फ़ैन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, और अपनी मैक्सिमम तक जाता है, लेकिन थोड़ी देर लगती है, और जैसे ही उसको ऑफ करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद स्लो होता है, वो अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है। इसी तरह कार्डिक मसल है, तो फैन के अंदर भी एक प्लेट्यू स्टेट है जो उसको मेंटेन कर रही है, तो कार्डिक मसल के अंदर भी एक स्टेबल स्टेट है, ठीक है। कार्डिक मसल्स आर लाइक फैन। अब लास्ट अबाउट 200 मिली सेकेंड्स इन एट्रियल मसल, 300 मिली सेकेंड्स इन वेंट्रिकुलर मसल। वेंट्रिकुलर मसल में ज़्यादा होता है ये, क्योंकि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन का अमल ज़्यादा होता है, क्योंकि उस वेंट्रिकल्स ही जो होते हैं वही तो असल में पंप कर रहे होते हैं ब्लड को। आयनिक बेसिस मैंने आपको बता दी। फाइनल रीपोलराइजेशन पढ़ने के बाद आपका ये जो पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम एक्साइटेबिलिटी, वो खत्म हो जाएगी। फाइनल रीपोलराइजेशन लास्ट अबाउट 50 टू 80 मिली सेकेंड। अब क्या होगा, सारा मसल जो है वो रिलैक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो रिलैक्स होगा कैसे, ड्यू टू वेरी फास्ट इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, बहुत ज़्यादा फास्ट इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पोटाशियम आयन मूविंग आउट एक्सीड्स ज़्यादा हो जाएंगे टू द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस विच आर मूविंग इनसाइड, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, अब फौरन जो है वापस अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जा रहा होगा हार्ट का मसल, और वो है -85 मिली वॉट, और इसी के बाद फिर इसी तरह साइकिल चलेगा और अगला शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ गैप जंक्शंस की वजह से है। फिजियो में अगला पैराग्राफ लिखा होगा गैप जंक्शंस के बारे में कि कार्डिक मसल में गैप जंक्शंस क्या होते हैं। मैं बताया तो गैप जंक्शंस टाइट जंक्शन से अलग होते हैं, वो चैनल्स को अलाउ करते हैं, आयंस को अलाउ करते हैं या तो अंदर आए या तो बाहर जाए, जिसकी वजह से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हार्ट के मसल के अंदर ऑक्यूपाई होता है। तो ये था पहला प्रॉपर्टी कार्डिक मसल की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है रिदमिसिटी। रिदमिसिटी से जो मतलब निकलते हैं वो दो हैं, ऑटो रिदमिसिटी, ठीक है, खुद ब खुद रिदम को मेंटेन करना, ठीक है, और सेल्फ एक्साइटेशन, खुद ही एक्साइट होना, ठीक है। हमने एक्साइटेबिलिटी पढ़ लिया। हार्ट एक ऐसा जो है मस्कुलर ऑर्गन है जो खुद एक्साइट भी हो सकता है, खुद ही, क्योंकि उसके अंदर खुद जनरेशन का प्रोसेस लगा हुआ है, मतलब उसको बाहर से कुछ ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल एजेंट की, उसके अंदर ही एक नेचर ने सिस्टम लगाया हुआ है जिसकी वजह से खुद ही बीट जनरेट होती है, तो उसको कहते हैं रिदमिसिटी और सेल्फ एक्साइटेशन। हम उसी की बात करेंगे, वो चीज़ क्या है जो खुद जनरेट करती है। पहले हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है रिदमिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ रिदमिसिटी इज प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यू ऑफ हार्ट, पूरे हार्ट में प्रेजेंट है। हाउएवर हार्ट हैज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड पेसमेकर। ये है रिदमिसिटी जो प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है पेसमेकर, और ये सिर्फ और सिर्फ
हार्ट के मसल में, कार्डियक मसल में। ये डिफरेंस में भी लिख सकते हैं आप, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के। तो पेस मेकर को हम कहते हैं एसी नोड, साइनो एट्रियल नोड। एनाटॉमी की बात करूँ तो उसको साइनो एट्रियल नोड इस वजह से कहते हैं क्योंकि साइनस एट्रियल साइनस में प्रेजेंट है। और कौन से एट्रियल साइनस? ये है लेफ्ट एट्रियल साइनस में, ठीक है ना, सॉरी राइट एट्रियल साइनस में, राइट करेक्शन कर दें। और राइट जो हमारे पास सुपीरियर वीना केव है उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है ये। तो ये तो लोकेशन ऑफ पेस मेकर। और पेस मेकर जो भी बीट्स जनरेट करेगा वो आगे कंडक्टिंग सिस्टम में भेजेगा, जो अगली प्रॉपर्टीज है हार्ट की कंडक्शन। तो अभी हम सिर्फ ऐसे नोड की बात करेंगे इस रिदमिसिटी की अम्ब्रेला में। पिछली हमने बात की एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल, इसमें हम बात करेंगे किसकी? ऐसे नोड की। और अगले प्रॉपर्टी में हम कंडक्शन की बात करेंगे। सारी बातें याद रखनी ताकि पेपर में लिखते वक्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ऐसे नोड जो है पेस मेकर क्यों कहते हैं? ये जनरेट करता है इनिशियल इंपल्स। सबसे पहली हार्ट की जो इंपल्स है, जो सबसे इनिशियल है, वो पेस मेकर जनरेट करता है। वो किस तरह जनरेट करता है? वो भी किसी एक्शन पोटेंशियल को लेकर ही जनरेट करेगा ना, जाहिर सी बात है। या तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, या पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा, या कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा। वो बेसिस भी मैं आपको, आयनिक बेसिस भी अभी बताता हूँ। इट इज़ द स्ट्रक्चर्स, इट इज स्टिमुलेटेड प्रोड्यूस मोर इम्पल्स, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे साइंटिस्ट ने पेस मेकर को लेकर ऑन पीथिड फ्रॉग, ठीक है ना, फ्रॉग के हार्ट के ऊपर, ठीक है। अब वो कैसे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने? ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि अगर पेस मेकर को स्टिमुलेट किया जाए किसी भी स्टिमुलस से तो वो क्या करेगा? प्रोड्यूस मोर इम्पल्स। मतलब कि कहने का मकसद ये, हार्ट बीट का रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगला एक्सपेरिमेंट था, अगर पेस मेकर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, पीथिड फ्रॉग के पेस मेकर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उससे क्या पता चला? हार्ट बीट्स टेम्परेरीली स्टॉप हो गई, कुछ मिली सेकंड के लिए स्टॉप हो गई, फिर दोबारा जनरेट फिर जो है बीट जनरेट होना स्टार्ट हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। पेस मेकर खत्म, कंडक्टिव सिस्टम तो जिंदा है ना, लेकिन उनका रेट कम होगा। अगर 80 नॉर्मल बीट कर रहा है तो वो 60 पे आ जाएगा हार्ट बीट करना। अगला है, इफ हीटेड प्लेटिनम वायर इज हीटेड, मतलब कि बार बार रिपीटेडली इस तरह ये पेस मेकर है उसके ऊपर हीटेड गर्म प्लेटिनम वायर को ऐसे ऐसे किया और छोड़ दिया तो हार्ट की बीट ज़्यादा हो जाएगी। अब कोल्ड प्लेटिनम वायर को इस तरह किया तो हार्ट की बीट कम हो जाएगी। तो ये थे एक्सपेरिमेंट्स ऑन पेस मेकर, किस पे किए गए? फ्रॉग के हार्ट के ऊपर। रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्पल्स, ये ऐसे नोड जो है, ये आपका जो है रिदमिसिटी में आता है, बाकी सारा कंडक्टिव सिस्टम है। उन सब की मैं आपको रेट बता देता हूँ कि अगर ऐसे नोड खत्म हो जाए तो 40 to 60 जनरेट करेगा एवी नोड, ऐसे नोड 70 to 80, परकिंजी फाइबर्स 35 to 40 और वेंट्रिकुलर जो फाइबर्स हैं वो 20 to 30 करते हैं जनरेट। क्या जनरेट करते हैं? बीट्स पर मिनट। और नॉर्मली जो है एज सच सारा मिलाकर जो है 72 to 76 बीट्स पर सेकेंड हार्ट जनरेट करता है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि जो पेस मेकर है वो भी कुछ ना कुछ एक्शन पोटेंशियल का यूज़ करके ही जो है हार्ट बीट जनरेट करता है। तो उसका जो एक्शन पोटेंशियल है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन ऐसे नोड, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इंपल्स बहुत जल्दी जल्दी जनरेट हो रही होती है ताकि वो आगे कंडक्टिंग सिस्टम पे जाएँ। तो इसको हम कहते, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -55 मिली वॉल्ट्स टू 60 मिली वॉल्ट्स। पूरा कार्डियक मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -85 टू -95। अगर एमसीक्यूज आ जाए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सिर्फ ऐसे नोड या पेस मेकर, तो उसका आंसर ये है। तो ये इसका ग्राफ है। ये गेन करता है -55 से लेकर 5 मिली वॉल्ट तक जाता है, +5 मिली वॉल्ट तक। इसके अंदर सबसे पहले होती है प्री पोलराइजेशन, ठीक है ना, जिसको पेस मेकर पोलराइजेशन कहते हैं। वो -55 से -40 तक जाती है। ये प्री पोलराइजेशन इस वजह से क्योंकि इसके अंदर अभी भी हार्ट जो है वो अपनी नेगेटिव स्टेट में होता है लेकिन पोलराइज हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाती है। इसकी रीज़न ये इनफ्लक्स ऑफ फास्ट सोडियम आयंस, ठीक है। फास्ट सोडियम आयंस के चैनल खुलते हैं और इन्फ्लक्स होता है, इसकी आयनिक बेसिस है, ठीक है। फिर क्या होगा दूसरे पे? ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। दूसरे पे होगा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। फिर होती है डीपोलराइजेशन, पहले हुई प्री पोलराइजेशन, ठीक है। प्री पोलराइजेशन या इसको कहते हैं पेस मेकर पोलर। फिर डीपोलराइजेशन मतलब कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर थर्ड पे आता है रीपोलराइजेशन, फिर रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो ये ऐसे जो है पेस मेकर अपनी बीट को जनरेट करता है इस पाथवे को फॉलो करते हुए। अब ये जो है ये थोड़ा सा इरेगुलर है और फिर ये आगे नेक्स्ट बीट को, नेक्स्ट स्टिमुलस को जनरेट करता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कार्डिक मसल की रिदमिसिटी। और ये सारा रिदम में रहता है, ऐसे ही रिदम बनता रहेगा और ऐसे नोट बीट जनरेट करता रहेगा। अगली थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि थोड़ी इन दोनों से ईजी है, जिसको हम कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट कहते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब टू कंडक्ट, ठीक है, हीट को कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करना। पेस मेकर है, ये सब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके बीट तो जनरेट कर दी है लेकिन उसने आगे पहुंचानी भी है बीट। ये बीट कैसे पहुंचाएगा? ये कंडक्टिविटी जो है हार्ट की उस तरफ उससे पहुंचाएगा। तो कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे। ह्यूमन हार्ट एज अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम। अच्छा, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा टॉपिक के अलावा मैं बात करूँ तो हार्ट एक हमारा हाउस है, ठीक है। हाउस की वॉल्स उसके चैम्बर्स हैं, ठीक है ना। जो हाउस है उसके अंदर जो वायर्स हैं, कनेक्शन है वायर्स के, वो कंडक्टिव सिस्टम है। पावर सप्लाई जो है मतलब कि जनरेटर है जो हाउस का, वो है ऐसे नोड। और बाकी जो हाउस में प्लम्बिंग सिस्टम है मतलब कि वाटर का सिस्टम है, वो सारा उसका वॉल्स है। तो ये सारी बातें याद रखनी है इस तरह आपने इस रिलेशन में। तो कंडक्टिव सिस्टम वायर की तरह होता है थ्रू विच इम्पल्सिस फ्रॉम ऐसे नोड आर ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पार्ट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कंडक्टिव सिस्टम के? ऐसे नोड तो है ही है एक कंपोनेंट। उसके बाद एवी नोड है, बंडल ऑफ हिज
राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज है और परकिंजी फाइबर्स हैं। और ऐसे नोड से एवी नोड तक कुछ फाइबर्स निकलती हैं, वो 3 फाइबर्स होती हैं, उनको कहते हैं इंटरनोडल फाइबर्स। वो ऐसे नोड से एवी नोड तक बीट्स पहुंचाती हैं, इंपल्सेस पहुंचाती हैं। बैकमैन, वेंकेबैक और थोरैल, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। जब भी कंडक्टिव सिस्टम की बात की जाए फिजियोलॉजी में चाहे एनाटॉमी में, तो ये आपने डायग्राम लाजमी बनानी है जिसमें कंडक्टिव सिस्टम को शो किया गया हो, क्योंकि जब तक हम कंडक्टिव सिस्टम को शो नहीं करेंगे डायग्रामेटिकली तब तक एग्जामिनर को भी नहीं पता चलेगा और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये है ऐसे नोड, ठीक है। इन सब का मैंने आगे वेलोसिटी भी लिखी हुई कि इसमें एक तो होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, एक होती है वेलोसिटी की कितनी वेलोसिटी से वो बीट जनरेट करके आगे पहुंचा रहा है। तो 0.3 मिलीमीटर पर सेकंड ऐसे नोड। फिर ये ऐसे नोड से देख रहे हैं एक फाइबर, दूसरी फाइबर और ये तीसरी फाइबर कहाँ पहुंचा रही है, एवी नोड। एवी नोड 0.0 मीटर पर सेकंड। ये 3 जो फाइबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो यहाँ पहुंचाना होता है ऐसे नोड से एवी नोड तक। तो इनको कहते हैं इंटरनोडल फाइबर्स। एक है एंटीरियर, एक है मिडल, एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर को बैचमैन कहते हैं, जो मिडल है उसको वैंकी बैच, इसकी ये प्रोनाउंसिएशन होती है। और एक को थॉरल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है। और राइट बंडल ब्रांच ये देख रहे हैं ना, ये सबसे पहले देखें एवी नोड, ऐसे नोड, एवी नोड। उसके बाद ये बोल्ड सा मैंने पर्पल कलर के पॉइंटर से शो किया है, बोल्ड सा जो है एरिया, इसको कहते हैं बंडल ऑफ फिश। 0.12 मीटर पर सेकंड। और बंडल ऑफ फिश से ओरिजिनेट होंगी ऐसे करके 2 फाइबर्स, ये ऐसे। एक है, देख रहे हैं ना, ये है राइट बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो आगे डिवाइड होती है परकिंजी फाइबर्स में, राइट भी। परकिंजी फाइबर्स राइट एट्रिया में, राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू राइट। ये है लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, मैं लिख भी देता हूँ, ये लेफ्ट साइड है और वो राइट है। क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल में? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ही तो मेन रोल होता है हार्ट की पंपिंग में, ठीक है। तो इसमें परकिंजी फाइबर ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी भी इनकी होती है 4.0 मीटर पर सेकंड। तो ये था हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम। लास्ट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताऊंगा और वो होगी कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक मसल विच इज कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्ट और कंट्रैक्टिलिटी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक टिश्यू की, लिविंग टिश्यू की, टू शॉर्टन इन लेंथ, जिसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। एक मसल है वो ऐसे है, वो लेंथ को ऐसे करके शॉर्ट कर देगा, ये कंट्रैक्ट हो गया, यूं कंट्रैक्ट, ये हार्ट है, कंट्रैक्ट हो रहा है इस तरह। तो इसको कहते हैं हम शॉर्टन इन लेंथ, और ये होता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम आफ्टर रिसीविंग अ स्टिमुलस। और स्टिमुलस कौन देगा सब आपको बता दिया मैंने। स्टिमुलस जनरेट करेगा ऐसे नोड, जिसको हम क्या कहते हैं एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, रिदमिसिटी। ऐसे नोड जनरेट करेगा, उसके बाद कुछ रिदम बनाएगा और वो रिदम को आगे कंडक्ट कौन करेगा, कंडक्टिव सिस्टम, जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी ये सारे देखिए आपस में रिलेटेड है कि हार्ट अब कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको कहते हैं कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ अ टिश्यू ये मैंने बता दिया आपको। 4 तरह की कंट्रैक्टिलिटी हैं जो हार्ट के अंदर देखी गई हैं, जिसमें आल और नन लॉ, स्टेयरकेस फिनोमेना, समेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई और रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो ये बारी बारी मैं आपको करके बताऊंगा, ऐसे ही बिल्कुल पेपर में लिखना है। आल और नन लॉ से वो नेम से ही जाहिर है, क्योंकि आल सारा, नन या तो कुछ भी नहीं, या तो सारा ही या तो कुछ भी नहीं, ये लॉ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, कोई भी स्टिमुलस अप्लाइड होगा हार्ट के मसल के ऊपर, व्हाटएवर मे बी द स्ट्रेंथ, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जितना मर्जी वीक हो, द होल कार्डिक मसल गिव मैक्स रिस्पॉन्स। हाँ, वो थ्रेश होल्ड तक जाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कार्डिक मसल अपना फुल रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और इट डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स एट ऑल, या तो वो देगा ही नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है, थ्रेश होल्ड पे। थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, थ्रेश होल्ड क्या होता है, अगर हार्ट का थ्रेश होल्ड है 20 मिली वॉल्ट्स, अगर वो 19 मिली वॉल्ट्स होगा तब कोई मसल कोई भी कंट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो 20 तक हो गया तो कंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। अगर वो 100 मिली वॉल्ट्स हो गया तो भी कंट्रैक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी ही। तो इसको कहते हैं हम आल और नन लॉ। तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, अगर मैं इमेजिन करूँ कि हार्ट 1 मिली वॉल्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, मैंने पहला स्टिमुलस दिया 0.8 मिली वॉल्ट, कोई कंट्रैक्शन नहीं हुई। 20 सेकंड्स के बाद 0.9, कोई कंट्रैक्शन नहीं हुई। 20 सेकंड्स के बाद मैंने 1 मिली वॉल्ट दिया, कंट्रैक्शन हो गई। फिर 20 सेकंड्स के बाद 2 मिली वॉल्ट्स, कंट्रैक्शन उतनी हुई, ज़्यादा नहीं हुई। फिर 20 सेकंड्स के बाद 3 मिली वॉल्ट्स, कंट्रैक्शन फिर भी उतनी हुई। इसको कहते हैं आल और नन लॉ। अगली प्रॉपर्टी है कंट्रैक्टिलिटी की, अगली प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं स्टेयर केस फिनोमिना। स्टेयर क्या, सीढ़ियाँ। सबसे पहले इनिशियल जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं वो लोअर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हाई गिर जाती हैं। बिल्कुल फिनोमिना भी ऐसी है। तो व्हेन द वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज स्टिमुलेटेड, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं वो जब स्टिमुलेटेड होती हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रॉग पे, ठीक है। तो एट अ शॉर्ट इंटरवल, अगर हम ये वेंट्रिकल है इसको स्टिमुलेट करें हीटेड प्लेटिनम वायर से एट अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स, 2 सेकंड बाद इस तरह शॉर्ट इंटरवल, 20 सेकंड था ना पहले, लेकिन अब 2 सेकंड्स, विदाउट चेंजिंग स्ट्रेंथ चेंज नहीं करनी, उसी स्ट्रेंथ से माना है, ऐसे हार्ड नहीं मानना, उसी स्ट्रेंथ से, मतलब कि उसी स्ट्रेंथ से हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज, कुछ देर बाद हमें देखने को मिलेगा जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ थ्रेशोल्ड के ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये क्यों हो रहा है,
फॉर द फर्स्ट फ्यू कंट्रैक्शन एंड देन इट रिमेन द सेम। कुछ कंट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी फिर उसके बाद सेम हो जाएंगी। ये होता है ड्यू टू बेनिफिशियल इफेक्ट। बेनिफिशियल इफेक्ट उसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दीवार में मैंने कील ठोकनी है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक बार मैं कील को जोर से हैमर मारूंगा, वो अंदर नहीं जाएगी, लेकिन क्या करूँगा मैं उसी हैमर को उसी स्पीड से मैं बार बार 2 सेकंड के इंटरवल में मारूंगा, वो बड़ी परफेक्टली वो होल्ड कर देगी वॉल के अंदर। तो यही है बेनिफिशियल इफेक्ट, ठीक है। ये देख रहे हैं मैंने स्टिमुलस दिया 2 सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड के बाद दिया, स्टेयर केस बन रहा है, फिर 2 सेकंड के बाद अब जा रहा है, फिर एक लेवल आएगा जो इक्वल हो जाएगा, मतलब कि जो हमारी नेल है वो वॉल के अंदर चली गई है। ये इसकी एग्जांपल है। अगला है सुमेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई। सबलिमिनल स्टिमुलाई का मतलब होता है वो स्टिमुलाई जो बिलो द थ्रेशोल्ड हो, मतलब कि 1 मिली वॉल्ट थ्रेशोल्ड और 0.9 इज द सबलिमिनल स्टिमुलाई। When a stimulus with subliminal strength is applied, heart does not give response. Heart 1 मिली वोल्ट पे अगर होता है, मैंने 0.9 दिया, हार्ट स्टिमुलेट नहीं होगा। बट सेम स्टिमुलाइज इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, उसी स्टिमुलस को जो सबलिमिनल है, जो थ्रेशोल्ड पे नहीं है, थ्रेशोल्ड होता तो स्टिमुलेट हो जाता ना हार्ट, लेकिन थ्रेशोल्ड नहीं है, उसी स्टिमुलस से हम अगर हार्ट को स्टिमुलेट करते रहेंगे शॉर्ट इंटरवल से और रिपीटेडली, तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। क्यों? दिस इज ड्यू टू द एडिशन फिनोमेना या सुमेशन। एडिशन फिनोमेना, सुमेशन फिनोमेना क्या है कि हम वो हार्ट का मसल जो है वो फिर ऐड करना स्टार्ट कर देगा उस स्टिमुलस को, और फिर एक कंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। अगली प्रॉपर्टी है कंट्रैक्टिबिलिटी की अम्ब्रेला में, जिसका नाम है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये लास्ट है, इसके बाद हमारी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं खत्म हो जाएंगी। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है हार्ट का जिसमें मसल डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। उसको हम ज़्यादातर प्लेट्यू में कवर करते हैं, जो हमने ग्राफ में देखा था। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है और रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है ऐसा रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसमें हम स्टिमुलेट करें हार्ट के मसल को। इसकी बात करो, स्टिमुलेट तो करें, जितना मर्जी स्टिमुलेट करें, वो कोई भी स्टिमुलस शो नहीं करेगा, कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। कंट्रैक्टाइल फेज में ये होता है हार्ट के, जो 0.2 सेकंड तक होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है हार्ड रिस्पॉन्स करता है अगर हम उसको स्टिमुलस दें, वरना नहीं करेगा। तो ये होता है 0.26 सेकंड तक, और टोटल 0.53 सेकंड तक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, जो कि हमारा स्केलेटल मसल से ज़्यादा होता है। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, ये नॉर्मल स्टिमुलस हो रहा है। अब ये है, मैंने यहाँ स्टिमुलस दिया, ये स्टिमुलस दिया, कोई भी चेंजिंग नहीं आई, यहाँ पर भी स्टिमुलस दिया, कोई भी चेंजिंग नहीं आई। ऐसा जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो होता है कौन सा? एब्सोल्यूट। अब एक रिफ्रैक्टरी पीरियड आया कि उसमें अगर स्टिमुलस दूँ तो चेंजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ मैंने दिया तो ये फॉरन स्टिमुलस हो गया, देखा, स्टिमुलेट हो गया। तो ये है एग्जांपल ऑफ रिलेटिव, ये है एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट। तो ये होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, फटीग इन कार्डिक मसल। क्यों नहीं होती इसकी एक वजह बताता हूँ। तो 3 वजह है। कार्डिक मसल में जो माइटोकॉन्ड्रियाज की तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इससे हिसाब लगा दें, जो हार्ट का पूरा वेट है उसमें 1/3 वेट सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियाज का है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस वजह से कार्डिक मसल फटीग नहीं करता। दूसरी बात यह कि रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कार्डिक मसल में जो है रेस्पिरेशन है वो होती है हर वक्त एरोबिक, मतलब कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें मसल फटीग नहीं करता, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें मसल फटीग करता है, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और फटीग जनरेट होती है। स्केलेटल मसल्स दोनों तरह से करते हैं, एनारोबिक और एरोबिक, इस वजह से उसमें फटीग जनरेट होती है। कार्डिक मसल हमेशा ही ऑक्सीजन की मौजूदगी में करेगा, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल की वजह से। तो ये एक वजह। तीसरी वजह जो है, हार्ट जो है वो सेल्फ एक्साइटेटरी और सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है, इस वजह से उसमें फटीग का प्रोसेस नहीं होता। तो ये था आज का मेरा एक लेंथी लेक्चर, बट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के बाद ही आपको हार्ट की फिजियोलॉजी की जो बेसिस हैं, जो ईसीजी है, जो आगे एक्शन पोटेंशियल है, जो हार्ट के साउंड्स हैं, वो सारा समझ में आएगा। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी मैं आगे लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा। तो बहुत शुक्रिया लेक्चर लेने का, और कोई भी क्वेश्चन की रही हो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा। जज़ाक।